हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 8 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में बच्चों हम लोग अपना अगला चैप्टर यानी 9वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मैंने बच्चों जब आप लोगों को पहले त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी तभी बताया था कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोगों के भौतिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, बहुत जगह पर इसका यूज होता है। तो उसके कुछ जो है सैंपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे यूज होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले जो है थोड़ा सा इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला बेसिक चीज है बच्चों उन्नयन कोण, और दूसरा है अवनमन कोण। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। आइए बच्चों, मान लीजिए आप लोग गए हैं कुतुब मीनार देखने। ठीक है, ऐसे एक बहुमंजिला इमारत है। ठीक है, तो वहां पर जब आप खड़े होंगे उसके सामने, ठीक है, और अपने सीधे रेखा में देखेंगे यानी अपने ठीक सामने देखेंगे। जब कुतुब मीनार के सामने आप खड़े होकर ठीक ठीक अपने सामने की तरफ देखेंगे तो बच्चों एक जो है सीधी रेखा हम लोगों को ऐसे आभासी रेखा पता चलती है। ठीक है, तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, और दोस्तों ये जो क्षैतिज रेखा होती है ये हम लोगों के जो पृथ्वी होती है, धरती होती है, उसके समानांतर होती है। ठीक है, उसके पैरेलल होती है। ठीक, अब उसके बाद में बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अपनी जो निगाह है यानी अपनी जो दृष्टि है उसको धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ देखना शुरू करेंगे और जो कुतुब मीनार है उसके शीर्ष को देखेंगे। ठीक है, उसके शीर्ष को देखेंगे। देखिए हम अपनी निगाह ऐसे बढ़ा रहे हैं और इसको शीर्ष को देख रहे हैं। ठीक है, तो जब शीर्ष को देखेंगे बच्चों तो हम लोगों को यहां से अपनी निगाह से इसके शीर्ष तक भी एक जो है आभासी लाइन दिखेगी। ठीक है, एक आभासी रेखा दिखेगी जिसको हम लोग नाम देंगे दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग दृष्टि रेखा दे दिए। अब यहां पर अगर हम लोग बच्चों ध्यान से देखें तो हम लोगों को जो है अपने क्षैतिज रेखा यानी जब हम लोग अपने सीध में देख रहे थे इसके, और जब हम लोग इसके चोटी को या इसके शीर्ष को देख रहे हैं तब उन दोनों के बीच में एक कोण दिख रहा है। देखिए एक जो है एंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो बच्चों यही जो एंगल होता है, यही जो कोण होता है, इसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण, यहां पर मैं नाम देता हूं उन्नयन कोण। ठीक है, अब बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला, अगर मान लीजिए आप किसी बहुमंजिला इमारत पर खड़े हैं यानी किसी भी बिल्डिंग पर आप लोग खड़े हैं, कई मंजिला है या एक भी मंजिला है। ठीक है, और वहां से बच्चों जो है आप अपने सीध में देख रहे हैं, वहां से भी आप अपने सीध में देख रहे हैं। मैंने आप लोग को क्या बताया बच्चों? जब हम लोग अपनी सीधी अपने सामने देखते हैं सीधा, तो वहां पर एक आभासी रेखा हम लोगों को पता चलती है जो कि हमेशा जो है धरती के समानांतर होती है, पृथ्वी के समानांतर या पैरेलल होती है। ठीक है, तो जो वो सामने वाली सीधी रेखा होती है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, देखिए यहां पर क्षैतिज। ठीक है, लिख देता हूं क्षैतिज रेखा। और बच्चों जब अपने सामने से जो है धीरे धीरे हम लोग अपनी निगाह जो है नीचे करते हैं और सड़क पर सामने जा रही एक कार को देखते हैं। ठीक है, यहाँ सड़क पर एक सामने जो है कार जा रही, उसको नीचे देखते हैं अपनी बिल्डिंग से नीचे। ठीक है, तो हम लोग जो है वहां भी एक आभासी रेखा जो है पाते हैं, वहां भी एक आभासी रेखा पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों पुनः जब हम लोग ध्यान से ये समझना चाहते हैं कि जब हम लोग सीधे देख रहे थे और जब नीचे देख रहे हैं तो इन दोनों रेखाओं के बीच में हम लोगों को एक कोण फिर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये भी यहाँ पर दृष्टि रेखा रहेगी बच्चों, दृष्टि रेखा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में यहां भी जो है एक हम लोगों को कोण दिख रहा है, थीटा। यहां भी मान लेते हैं थीटा। ठीक है, हमेशा बच्चों मैंने क्या बताया? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही कोण बनना चाहिए। ठीक है, यहां भी बन रहा है, तो ये जो कोण होगा बच्चों, क्योंकि हम लोग सामने जब देख रहे थे उससे नीचे अपनी दृष्टि किए हैं नीचे, तो यहां पर जो कोण बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। ठीक है, एक बार मैं दोनों को क्लियर कर देता हूं बच्चों। कुल जमा अर्थ ये हुआ कि जब हम लोग किसी सीधी रेखा से ऊपर देखते हैं, ठीक है, यानी अपनी निगाह को ऊपर देखते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो वहां पर क्या बनता है? उन्नयन कोण बनता है। और जब हम लोग बच्चों जो है क्षैतिज रेखा से, ठीक है, अपनी निगाह को नीचे की तरफ करते हैं यानी दृष्टि को नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां पर जो है अवनमन कोण बनता है। ठीक है, सब मिलाकर आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। तो बच्चों इन दोनों को मैं आप लोगों को याद करने के लिए एक ट्रिक भी बता देता हूं। जैसे हम लोग एक शब्द जानते हैं उन्नति। ठीक है, उन्नति, तो उन्नति का अर्थ होता है बच्चों, शाब्दिक अर्थ होता है विकास करना या ऊपर बढ़ना। ठीक है, ऊंचाई पर बढ़ना। ठीक है, तो बच्चों जो उन्नयन कोण होता है यहां से हम लोग जो है यही समझ लेंगे कि जब हम लोग अपनी निगाह को ऊपर की तरफ यानी क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो हम लोग को कौन सा कोण मिलेगा? उन्नयन कोण मिलेगा। ठीक है,
और दोस्तों एक शब्द और होता है अवनति, ठीक है, इसी का विलोम होता है उन्नति का, अवनति। तो दोस्तों अवनति का शाब्दिक अर्थ होता है नीचे की तरफ जाना, ठीक है, या जो है नीचे की तरफ जाना, या अपना जो है विनाश की तरफ जाना, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या समझेंगे बच्चों, देखिए जब हम लोग क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है वो होगा हम लोगों का अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण कैसे हुआ, जैसे कि हम लोग जो है अवनति कर रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हमारा गिरावट हो रहा है, ठीक। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने जो है अपनी उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझ लिया है, ठीक है, जो आप लोगों के इस चैप्टर में आगे कुछ प्रश्नों में यूज होगा, ठीक। आइए बच्चों अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को अवनमन कोण बताया है, उसमें से छोटी सी एक चीज रह गई थी जो मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए मैंने क्या बताया था, कोई व्यक्ति है जो किसी बिल्डिंग पर खड़ा है, तो जब वो अपने सामने देखता है तो उसको एक क्षैतिज रेखा कहते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि पृथ्वी के ठीक समांतर रेखा होती है, समानांतर रेखा होती है, उसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। और जब वो व्यक्ति जो है अपनी निगाह को नीचे करता है, यानी अपनी क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ करता है और किसी कार को देखता है रोड पे जा रही, तो वहां पर एक रेखा जो बनती है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। तो बच्चों क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वही अवनमन कोण होता है, मैंने ये बताया है। और अवनमन कोण किसे कहते हैं, जो नीचे की तरफ बनता है, ठीक है, नीचे की तरफ देखने पर। तो बच्चों यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये हम देखेंगे, इस बिल्डिंग को देखेंगे और यहां से कार को देखेंगे, ठीक है, यहां से इस बिल्डिंग और कार को देखेंगे, तो यहाँ पर जो है एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हम लोगों को इस कोण की यानी इस एंगल की जरूरत पड़ती है, इस कोण की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमने जो है यहाँ से क्या जाना है, केवल अवनमन कोण जो है ये है, ठीक है, ये वाला। तो बच्चों आप लोग एक नियम पढ़े होंगे, एक रूल पढ़े होंगे, क्या कि जब किसी दो समांतर रेखाओं को यानी दो पैरेलल लाइंस को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, ऐसे इस तरीके से कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है दो एकांतर कोण बनते हैं, ठीक है, एकांतर कोण बनते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, यानी अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा बच्चों, यानी ये कोई भी कोण जितना होगा उतना ये कोण होगा। इस तरीके से बच्चों जो है हम लोग यहाँ से ये जो अवनमन कोण बन रहा होता है, यही समझ जाते हैं कि हम लोगों का यहाँ जो इस समकोण त्रिभुज में कोण बनेगा ये भी जो है यही सेम थीटा होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे यूज करेंगे। आइए बच्चों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला नंबर, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों की प्रश्नावली नंबर 9.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं बच्चों कि कभी भी जब आप लोगों के एग्जाम में या कहीं पर भी या टेस्ट में आप लोगों के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई और दूरी वाले अध्याय के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से समझना है, उसके बाद में आप लोग जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग बच्चों क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बच्चों जो पहला क्वेश्चन है उसका एक चित्र आप लोगों की बुक में बनाकर दिया गया है, लेकिन मैं वो यहाँ पर नहीं बनाया हूँ, आप लोगों को खुद से बनाकर जो है समझा रहा हूँ कि कैसे हम लोग चित्र बनाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसको देखते हैं ध्यान से। हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। यहां से हम लोग को कितनी बात पता चली कि एक कोई सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर है उस पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी वो पूरी तरीके से टाइट है, ठीक है। लेकिन अभी बच्चों यहां से हम लोग को इतना नहीं पता चला कि वो डोर जो है वो सीधी बंधी है या तिरछी बंधी है या किस तरीके से बंधी है, वो अभी नहीं पता चली, ठीक। अब हम लोग उसको आगे समझ रहे हैं क्वेश्चन पढ़कर, देखिए। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। कहने का मतलब यह है बच्चों, जो डोर है वो भूमि पर कोई सीधा लगा हुआ खंभा है उसके शिखर से बंधा हुआ है। इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। देखिए यहां पर मैंने क्या बताया बच्चों, एक ऐसे सीधा लगा खंभा है भूमि से, ठीक है, ये आप लोगों की जमीन है, ऐसे ये भूमि है, ठीक है, और यहां से एक सीधा लगा खंभा है, ठीक है, और उस पर जो है उसके शीर्ष से या उसके शिखर से बंधा हुआ है वो डोर, ठीक है। अभी भी मुझे ये नहीं पता है बच्चों कि वो सीधी रहेगी डोर या तिरछी रहेगी, नहीं पता। आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। अब बच्चों यहां से हम लोगों को क्या पता चल गया कि जो भूमि का स्तर है यानी जो जमीन का लेवल है, इसके साथ में जो डोर है वो 30 अंश का कोण बना रही है। अब बच्चों आप लोग खुद ही बताइए, मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, इसके साथ में कोई डोर या कोई भी चीज 30 अंश का कोण कैसे बनाए? 30 अंश का कोण ऐसे तो होता है। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, इस तरीके से कुछ है। और एक चीज यहाँ पर और भी क्लियर कर दिया है कि वो खंभे के शीर्ष से या शिखर से बंधा हुआ है। तो यहां से हम लोग को पूरी तरीके से पता चल गया बच्चों कि इस तरीके से कुछ जो है डोर बंधी हुई है, ठीक है, और इसी पर वो सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, ठीक है।
यहां पर हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, ये हम लोगों का क्या है, ये है खंभा, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए। और उसके बाद में ये है हम लोगों की बच्चों डोर, ठीक है। अब आप लोग और आगे ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट हैं बच्चों, तो आप लोगों को हमेशा कहीं भी, अगर आप लोग पेपर दे रहे हो या अपने कॉलेज में टेस्ट दे रहे हो, तो ये त्रिभुज जो हम लोगों का समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में मिलता है, तो इसका हर बार हम लोगों को ये जरूर लिखना चाहिए कि यहाँ पर लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और हम लोगों का कर्ण कौन सा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार ध्यान से समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज पा रहे हैं, क्योंकि ये सीधा लगा खंभा था, ठीक है, जमीन से। तो ये समकोण त्रिभुज है, यानी यहाँ पर जो है इसका ये वाला कोण 90 अंश का हो गया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि जो 90 अंश का कोण होता है समकोण त्रिभुज का, वो सबसे बड़ा कोण होता है, और सबसे बड़े कोण वाले के सामने जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो ये भुजा हम लोगों की हमेशा के लिए फिक्स हो गई, कर्ण, ठीक है। जो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो गई वो कर्ण हो गई, ये इतना जो है फिक्स हो गया, ठीक। और मैंने यहाँ पर क्या बताया बच्चों, पढ़ा है कि 30 अंश का कोण बना रहा है, यानी ये जो है कोण 30 अंश का है या 30 डिग्री का है, ठीक। अब दूसरी बात क्या हुई बच्चों, यानी इस वाली भुजा की बात हो गई। आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है, स्किप नहीं करेंगे। इस वाली भुजा की बात हो गई, ठीक। तो बच्चों, जिस कोण की हम लोग बात कर रहे होते हैं, उससे जो संलग्न भुजा होती है, यानी एडजेसेंट साइड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। तो यानी इस भुजा की तो बात हो ही गई है, ये भी एक संलग्न भुजा थी, लेकिन इसकी बात हो गई पहले ही, ये कर्ण फिक्स हो गया है। तो बच्चों, जो दूसरी वाली भुजा बची है वो ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, ठीक है, आधार इसको बोलेंगे। और बच्चों, जो कोण हम लोग या जिस कोण की हम लोग बात कर रहे होते हैं, उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है, लंब। हमेशा बच्चों, जिस कोण की हम लोग बात कर रहे होते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहेंगे। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसका जो है एक नाम दे देते हैं, ए बी और सी। यहां पर जो त्रिभुज बना इसका एक नाम दे दिए, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, क्या दिया गया है, दिया है डोर की लंबाई बराबर 20 मीटर, ठीक है। और एक चीज दिया गया है क्या बच्चों, कि जो है भूमि के स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण जो है 30 डिग्री का है, ठीक है। यानी यहां पर दिया गया है थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में अब देखिए बच्चों, एक चीज और मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बता दूं। देखिए, कभी भी जब इस तरीके से हम लोग त्रिभुज देखेंगे, तो हम लोग ये समझेंगे कि हम लोगों को किस किस भुजा की जरूरत है, ठीक है। नहीं तो आप लोग ये करें कि जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर पहले तीनों भुजाओं का मान निकालना स्टार्ट कर दें, तो वहां से आप लोगों का समय बर्बाद होगा, ठीक। इसका मान पहले से यहाँ पर 20 दिया गया है, ठीक है। और हम लोगों को क्या पता करना है, खंभे की ऊंचाई पता करनी है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण और लंब की बात हो रही है। और मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है हम लोग कहाँ से पता करते हैं, कैसे। ये ट्रिक थी LAL बटे KA, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, कर्ण और लंब की बात हम लोगों को करना है, बाकी आधार की कोई बात ही नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोगों का लंब और कर्ण का बात किसमें होता है बच्चों, ये है साइन थीटा, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, यानी हम लोग जो है यहाँ पर साइन थीटा का यूज करेंगे और वैल्यू रखकर इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है बच्चों, BC बटे कर्ण क्या है, AC, ठीक है। यहां से हम लोग बच्चों आगे जो है मान रखते हैं। देखिए, साइन थीटा की जगह पर क्या दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, यानी यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर। अब देखिए BC लिखा गया, तो BC का मान हम लोग को नहीं पता है, यही तो हम लोग को पता करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे BC बटे AC। तो AC का मान बच्चों हम लोग को डोर की लंबाई जो है 20 मीटर पता है, तो यहाँ पर हम लोग 20 रख देंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा बच्चों की साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 1/2 रख देंगे, बराबर लगा है तो बराबर के चिन्ह, BC लिखा है तो BC लिख देंगे, और नीचे 20 लिखा है तो 20 लिख देंगे, ठीक है। ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे। देखिए, अब हम लोगों को BC का मान निकालना है बच्चों, तो हम लोग केवल BC को एक तरफ रख देंगे बराबर के, बाकी सभी चीजों को बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। यहां से हम लोग देख रहे हैं बच्चों की जो बराबर के इस तरफ 20 है वो BC के साथ में भाग में है, ठीक है, भाग में है। तो जब ये बराबर के इस पार जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी हम लोगों को 1/2 के साथ में गुणे में 20 मिल जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और BC इधर अकेले ही रह जाएगा, ठीक है।
अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे और 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो हम लोगों को 20 मिल जाएगा। यानी हम लोगों को यहाँ से क्या मिला, 10 मिल गया बराबर इधर 20 ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम लोगों को क्या मिल गया, इस तरीके से हम लोगों को मिल गया 20 बराबर 10 मीटर। मैंने मीटर यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि जो डोर की लंबाई थी वो जो है मीटर में दी हुई थी ठीक है। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली। इस तरीके से बच्चों जो है यहाँ पर हम लिख देंगे खंभे की लंबाई, खंभे की ऊंचाई क्या है, BC बराबर 10 मीटर है ठीक है। और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा ठीक है। आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आप लोगों को क्या बताया है, इस प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को 1 चक्कर या 2 चक्कर अच्छे से पढ़ेंगे। जब वो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग इसको पढ़ते हैं पहले। देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, कोई एक पेड़ है ठीक है, ऐसे ठीक है, ये जमीन से ऐसे लगा है, जमीन ये है ऐसे ही लगा है ठीक है बच्चों। और आंधी आने से ये टूट जाता है। आंधी आने से मान लीजिए यहां से टूट गया ठीक है, और यहां से टूट कर क्या हो जाता है बच्चों, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए, ये पेड़ का शिखर रहा होगा बच्चों, शिखर मतलब सबसे ऊंची चोटी ठीक है, ऊपर की ठीक। तो ये क्या होता है, जमीन से लगने लगता है ठीक है। यानी यहां से टूटा होगा ऐसे और यहां से ऐसे मुड़कर जो है ये जमीन से लगने लगा होगा ठीक है, लगने लग जाता है ठीक है। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। किसके साथ में बच्चों, जमीन के साथ में। जमीन से जब छूता है तो जमीन के साथ में 30 अंश का कोण बनाता है। यानी ये जो कोण बनेगा ये 30 डिग्री का होगा ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जो पेड़ का पाद बिंदु है, पाद बिंदु का मतलब क्या होता है बच्चों, जो पेड़ का पैर है, पैर ठीक है, इसकी दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कहां से, जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है यहां से, और इसके पाद की दूरी क्या दी गई है, 8 मीटर है। यानी ये जो दूरी है बच्चों ये हम लोगों को दी गई है 8 मीटर ठीक है, ये 8 मीटर दी गई है ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ठीक। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करनी। अब बच्चों देखिए, यहां पर हम लोग ध्यान से समझेंगे, ये पूरा पेड़ था, यानी यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पेड़ था। तो हम लोगों को क्या करना है, ये ज्ञात करना है ठीक है। पहले मैं यहां पर लिख देता हूं पेड़, आप लोगों को दिख रहा होगा हम लोग का पेड़ ये है ठीक है बच्चों, ये नीला वाला मैंने जो बनाया है ठीक है। अब हम लोग को यही पता करना है ठीक है। हमेशा की तरीके से सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिख लेते हैं, इसमें लंब, आधार और कर्ण लिख लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया है। यानी ये इसका कोण जो है 90 अंश का होगा, और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है उसको हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं ठीक है, कर्ण कहते हैं। और बच्चों जो कोण होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, उसकी जो संलग्न भुजा होती है, यानी इसकी तो बात हो ही गई है, जो ये दूसरी वाली बच्ची, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा आधार कहते हैं ठीक है, आधार कहते हैं। और उसके बाद में बच्चों जिस कोण की बात कर रहे होते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं ठीक है, लंब कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं। देखिए, यह है ए, ये है बी और ये है सी ठीक है। ये हम लोगों का डी पॉइंट था जहां से हम लोगों का पेड़ का शिखर एकदम पूरी तरीके से था ठीक है, और टूट गया ठीक है बच्चों। अब मैं यहां पर पहले बता देता हूं, पेड़ की लंबाई, यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, बी डी, बी डी है ठीक है, बी डी है। पेड़ की लंबाई क्या है दोस्तों, बी डी है ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को कभी भी जो है किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना हो तो क्या एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का। यहां पर मैं आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूं। देखिए, एल ए एल बटे के ए ठीक है। हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान से देखें बच्चों तो हम लोगों को जो है ये भी कर्ण भी पता करना है और लंब भी पता करना है। क्यों, क्योंकि ये जो कर्ण वाली भुजा है यही उठाने पर जो है यहाँ पर सीधा होगा जो पेड़ बनेगा ठीक है। ये और ये दोनों हम लोगों को पता करनी है। तो हम लोग चाहे जिसको एक बार लगा देते हैं। देखिए, अगर हम लोग लंब और आधार की बात करते हैं, लंब और आधार, ये लंब है ये आधार ठीक है। तो हम लोग जानते हैं लंब और आधार का संबंध किससे पता चलता है, टेन थीटा से ठीक है। ये हम लोगों का लंब बटे आधार टेन थीटा से पता चलता है। तो यहां से हम लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में देखिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा। देखिए, लंब हम लोगों का क्या दिया गया है बच्चों, बीसी दिया गया है, बीसी बटे आधार क्या दिया गया है, ए बी ठीक है, ए बी।
इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर बच्चों जो है थीटा का मान क्या दिया गया है, 30 अंश दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे tan 30 अंश बराबर 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, BC। तो BC हम लोगों को पता नहीं है तो BC ऐसे ही रहने देंगे। और AB का मान हम लोगों को पहले से पता है बच्चों 8 मीटर, तो इसको 8 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 होता है। इसको लिख लिए, बराबर लगा है बराबर का चिन्ह, BC लिखा है तो BC लिख दिए, और 8 लिखा है यहाँ पर 8 हम लोग ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए बच्चों हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, BC का मान पता करना है। ठीक है, तो BC के लिए हम लोग क्या करेंगे, BC को एक तरफ रोक देंगे, और जो ये अदर यानी जो ये संख्या है 8, इसको हम लोग दूसरी तरफ भेज देंगे। यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है बच्चों की ये जो 8 है ये जो BC के साथ में भाग में है। ठीक है, तो जब ये बराबर के उस पार जाएगा पक्षांतर करने पर, तो ये इसके साथ में गुणे में हो जाएगा, यानी हम लोग को मिलेगा 8/√3। ठीक है, क्योंकि ये 8 का गुणा अगर 1 में होगा बच्चों तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को इतना मिला बराबर BC। ठीक है, तो इस तरीके से BC का मान हम लोग को 8/√3 मिला बच्चों। अगर हम लोग चाहें तो इसका जो है परिमेयीकरण भी कर सकते हैं। मैं इसको जो है बाद में परिमेयीकरण करूंगा। ठीक है, जब दोनों का मान निकालकर जोड़ना होगा तब। ठीक है, आप लोग चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं और वहां भी करेंगे तो भी सही रहेगा। यहाँ से BC का मान हम लोगों को इतना आ गया, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर लिए। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग जो है दोबारा इसको इसी त्रिभुज में दोबारा एक बार देखते हैं। कब, जब हम लोग को कर्ण का मान पता करना हो। ठीक है, तो बच्चों कर्ण और आधार का संबंध किससे पता चलता है, कास थीटा से। ठीक है, आधार बटे कर्ण हम लोग जानते हैं, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, AB है बच्चों, और कर्ण हम लोग का क्या है, AC है। ठीक है, ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बच्चों थीटा की जगह पर 30 अंश दिया गया है, तो हम लोग लिख देंगे कास 30 डिग्री बराबर AB का मान हम लोगों को बच्चों पता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8, और AC का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे AC। ठीक है, अब आप सभी को यह भी पता होगा बच्चों कि कास 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, √3/2 बराबर का चिन्ह लगा तो बराबर 8 लिखा है 8, और बटे AC लिखा है तो AC लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों हम लोग को क्या करना है, AC का मान जो है निकालना है। ठीक है, तो AC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर देंगे तिरछा मिर्चा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, AC गुणे √3 या AC √3। ठीक है, और उसके बाद में बच्चों बराबर का चिन्ह, बराबर 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पर AC का मान हम लोग को पता करना है, इसलिए इसको एक तरफ रोक देंगे, और जो √3 है उसको हम लोग बराबर के दूसरी तरफ जो है भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर √3 हम लोग को क्या मिल रहा है, गुणे में है, बराबर के उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, AC बराबर मिलेगा 16, और यहाँ पर ये जाकर भाग में हो जाएगा बटे √3। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों हम लोग जो है AC का मान भी निकाल लिए हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि हम लोगों का जो पेड़ की लंबाई है वो क्या है, BD है, BD। और BD क्या है बच्चों, BD बराबर क्या है, BD बराबर AC प्लस BC है। ठीक है, AC प्लस BC है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग BD निकालेंगे। BD बराबर AC का मान हम लोग को क्या है, 16/√3, तो यहाँ पर हो गया 16/√3, प्लस का चिन्ह लगा है प्लस, और BC का मान हम लोगों ने 8/√3 निकाला है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8/√3। ठीक है, इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका हर और इसका हर दोनों का समान है, इसलिए इसका एलसीएम जो है, जब समान हर होते हैं तो एलसीएम वही आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों का एलसीएम क्या मिल जाएगा, एलसीएम √3 ही मिल जाएगा, और ऊपर जो जोड़ना होगा या घटाना होगा उसको हम लोग सीधा सीधा कर लेते हैं। देखिए 16 हो जाएगा प्लस 8 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर BD बराबर, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों BD बराबर यहाँ से मिलेगा, 16 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को 24 मिलेगा, और नीचे √3 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। देखिए बच्चों, अब हम लोग कभी भी अगर कोई भी वैल्यू नीचे हर में देखते हैं, अंडर रूट में होती है, तो उसको हम लोग को क्या करना होता है, हर में से अंडर रूट को हटाना होता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग हर में से अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या का परिमेयीकरण करते हैं या रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, परिमेयीकरण करने के लिए क्या होता है बच्चों, जो हर में रूट वाली संख्या होती है उसी का एक बार अंश में गुणा और एक बार हर में गुणा करते हैं। देखिए यहाँ से 24/√3 ये तो पहले से दिया गया है, रेशनलाइजेशन करते समय √3 का ऊपर गुणा और √3 का ही नीचे भी गुणा कर लेंगे। यहाँ से BD
ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको आगे समझाता हूं। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, स्पेस नहीं है इसलिए। देखिए जब 24 का रूट 3 में गुणा होगा तो बच्चों ये यहां से क्या मिलेगा, 24 रूट 3 ही मिलेगा। और नीचे रूट 3 का रूट 3 में गुणा होगा तो यहां से क्या मिलेगा बच्चों, यहां से जो है हम लोगों को 3 मिलेगा, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, 24 रूट 3 बटे रूट 3 ये मिला। मैं आप लोगों को यहां से एक चीज समझाता हूं बच्चों कि रूट 3 का रूट 3 में गुणा करने पर जो है 3 कैसे मिला। देखिए यहां पर लिखा गया है रूट 3 गुणे रूट 3। इसको समझने के लिए मैं एक चीज और बताता हूं। जैसे कहीं पर लिखा होता है 2 गुणे 2, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 के पावर 2। तो बच्चों यहां पर ये 2 के पावर 2 कैसे आया, ऐसे आया कि जब दो संख्याएं आपस में गुणे में होती हैं तो उनकी जो घात होती है या पावर होती है वो आपस में जुड़ जाती है। तभी तो इसकी पावर 1 थी और इसकी पावर 1 थी, जोड़कर यहाँ पर पावर टोटल 2 आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम लोग जो है रूट 3 के लिए करते हैं। रूट 3 का मतलब क्या हो गया बच्चों, किसी भी संख्या पर अगर रूट चढ़ा होता है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2 या आधा, ठीक है। यानी यहाँ पर पावर जो है यानी 3 का पावर 1/2 है और गुणे में फिर अगले 3 का पावर जो है 1/2 है, ठीक है। यानी जो है 3 का पावर आधा है और फिर जो है 3 का पावर आधा है, दोनों गुणे में है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों यहां भी जो है जैसे हम लोगों ने पावर जोड़ा था इसी तरीके से यहां भी जोड़ेंगे। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, आधा और आधा 1 हो जाएगा। तो यहां से 3 के पावर 1 मिलेगा, ठीक है। और बच्चों जब कभी भी किसी संख्या पर पावर 1 मिलता है उसका मतलब जो है वही संख्या सेम आती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो है 3 प्राप्त किया था। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ मैं आप लोगों को आंसर एक बार लिख देता हूँ। 24 रूट 3 बटे यहाँ पर हम लोगों को 3 मिला है, ये बी डी का मान, ठीक है, जो हम लोग निकाल रहे थे। अब देखिए बच्चों यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे और 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। यहाँ से इसका मतलब हम लोग को क्या मिला, 8 रूट 3 मिल गया और नीचे 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं। सब मिलाकर बच्चों जो है पेड़ की लंबाई हम लोगों को क्या मिल गई, बी डी बराबर मिल गया हम लोगों को 8 रूट 3, ठीक है। बच्चों मैं जो आप लोगों को समझाया हूं उसको आप लोग जो है ध्यान से समझेंगे इस जगह पर, क्योंकि जो है थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम थी तो मैं आप लोगों को वहां पर समझा रहा हूं। हाथ ले जाकर आप लोग वहां से ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, ठीक है। आइए हम लोग अब अपना अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा लग सकता है बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। बस केवल आप लोगों को जहां जहां मैं अपना हाथ दिखा रहा हूं वहां वहां देखते चलना है, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप लोगों को बाद में समस्या हो सकती है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यहां तक हम लोग को क्या समझ में आया बच्चों कि कोई एक ठेकेदार है जो किसी पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी का मतलब क्या हो बच्चों, स्लाइडर, जिस पर छोटे छोटे बच्चे जो है चढ़कर उसके बाद में ऊपर से फिसलते हुए नीचे आते हैं। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। 2 लगाना चाहते हैं। यहां से पहला क्या दिया गया है बच्चों, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यहां पर क्या कह रहा है बच्चों की जो 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनके लिए ऐसी फिसलन पट्टी वो लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर ही हो, ठीक है, उससे ज्यादा ना हो। कहने का मतलब मान लीजिए बच्चों जो है एक फिसलन पट्टी जो है, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये एक फिसलन पट्टी है जो यहाँ पर बच्चे जो है चढ़कर यहाँ तक फिसलते हुए आएंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि उसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर से ऊंची ना हो, ठीक है। यानी ये जो ऊंचाई है बच्चों इस फिसलन पट्टी की, ये जो है ये 1.5 मीटर जो है होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, ठीक है। कहने का मतलब बच्चों जो है ये जो फिसलन पट्टी है ये जमीन से कितने अंश का कोण बना रहा हो, जमीन से 30 अंश का कोण बना रहा हो, ठीक है। यहां से इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई, ठीक, पहले वाले फिसलन पट्टी के बारे में जो 5 साल के बच्चों के लिए है, ठीक है। अब देखिए जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। क्या कह रहा है बच्चों यहां पर कि जो इससे अधिक उम्र के बच्चे हैं यानी जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली। कहने का मतलब यह है बच्चों जब इसकी ऊंचाई बढ़ा देंगे तो ढाल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पर देखिए ढाल जो है कम है, वो चाहता है कि ढाल थोड़ा सा जो है ऐसे बढ़ जाए, ढाल थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाए, ठीक है, जो इससे ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, ठीक है।
जो भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए यहाँ पर क्या बता दिया गया है कि ये जो ऊंचाई होगी, ये जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए होगी वो 3 मीटर होगी। ठीक है, 3 मीटर होगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं ढाल यहाँ पर कम कर देता हूं। देखिए इस तरीके से होगी। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि ये भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये जो जमीन से ये वाली फिसलन पट्टी है दूसरी वाली, ये जमीन से कितने अंश का, 60 अंश का जो है कोण बना रहा हो। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, हम लोगों की फिसलन पट्टी जो है वो ये है फिसलन पट्टी। ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो ये है फिसलन पट्टी। ठीक है, इसकी ऊंचाई यहाँ पर दे दी गई है और इसकी ऊंचाई यहाँ पर दे दी गई है। ये 5 साल के बच्चों के लिए है और ये उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 2 त्रिभुज देख रहे हैं बच्चों, बन गया है और दोनों समकोण त्रिभुज है। इनके आधार पर जो है हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। हम लोग को क्या पता करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, हमेशा से जैसे हम लोग करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें लंब, आधार और कर्ण लिख लेते हैं। देखिए ये हम लोग का 90 अंश होगा और इसके ठीक सामने वाली भुजा ये होगी, ये कर्ण होगी। ठीक है, जिस कोण की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, उससे जो सटी वाली भुजा होती है एडजेसेंट साइड, उसको हम लोग आधार बोलते हैं और ये हम लोगों का होगा लंब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसी तरीके से बच्चों हम लोग इसमें भी लिख लेंगे, यहां पर भी ये कर्ण होगा क्योंकि ये 90 डिग्री की जो है कोण है 90 अंश का, इसके सामने एक भुजा कर्ण होगी। ठीक है, और जिस कोण की बात कर रहे हैं बच्चों उसके ठीक एडजेसेंट साइड जो होती है उसको हम लोग आधार बोलेंगे और कोण के सामने वाली भुजा हम लोगों की क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ लिए होंगे। अब इन लोगों को हम लोग जो है इसको जो है एक एक नाम दे देते हैं। देखिए इसको ए बी सी और इसको डी ई और एफ, इस तरीके से नाम दे देते हैं। ठीक है, हम लोग बच्चों एक तरीका जानते हैं जिससे हमेशा जो है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं, एल ए एल बटे के ए। ठीक है, इसी से हम लोग हमेशा पता करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, जब हम लोग त्रिभुज एबीसी में बात करते हैं तब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इस त्रिभुज में हम लोग को देखिए बच्चों यहाँ पर लंब का मान पता चल गया है और कर्ण का मान हम लोग को पता करना है। हम लोग यहाँ पर कभी भी जो है पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को जिन भुजाओं की जरूरत है केवल उसी को जो है हम लोग देख लेंगे, सभी भुजाओं का मान निकालने नहीं बैठेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग को लंब जो है पता है बच्चों और हम लोग को कर्ण का मान जो है पता करना है, इन्हीं 2 भुजाओं का मतलब है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं बच्चों लंब और कर्ण का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो किस त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है, साइन थीटा का होता है। देखिए लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहां से हम लोग बच्चों यही लगा देंगे, त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब हम लोगों का क्या है बीसी और बटे कर्ण क्या है एसी है। ठीक है, अब यहां से बच्चों जो मान है हम लोग एक बार रख देते हैं। देखिए साइन थीटा, थीटा का मान 30 अंश दिया गया है, यानी यहां लिख देंगे साइन 30 अंश बराबर बीसी हम लोगों को जो है बच्चों पहले से पता है 1.5, तो 1.5 लिख दिए और उसके बाद में एसी जो है हम लोग को पता करना है, तो एसी को हम लोग जो है ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं क्या कि साइन थीटा का मान होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगा है बराबर लिख देंगे और 1.5 लिखा है तो 1.5 और नीचे एसी लिखा है तो एसी लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात यहाँ से आप लोगों को समझ में आई होगी। देखिए अब हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों एसी का मान निकालना है तो हम लोग जो है इसका तिरछा मिर्छा गुणा कर देंगे, यानी एसी का 1 में गुणा करेंगे तो हम लोगों को एसी मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा बच्चों की कभी भी जो है 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, यानी एसी मिल गया। और 1.5 का जो है 2 में गुणा करेंगे तो कभी भी जो है बच्चों 1.5 गुणा करते हैं 2 में। देखिए ऐसे ही 1.5 गुणे 2, देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 के यहाँ पर 0 और 1 हासिल हो जाएगा या कैरी, और 2 एकम 2 और 1 हासिल जो है 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ से मतलब हम लोगों को 3 मिला। ठीक है, 3.0 या 3 मिला। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3। ठीक है, अब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने जो है यहाँ से देखिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करके जो है एसी का मान 3 प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब जो है बच्चों ये एसी यानी जो पहली वाली फिसलन पट्टी है जो 5 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए है, उसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर है, क्योंकि ये मान क्या दिया गया है मीटर में दिया गया है। ठीक है, बराबर 3 मीटर। उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। अब हम लोग जो है अगले वाले त्रिभुज में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज DEF में। ठीक है, DEF में। ठीक है, यहाँ भी बच्चों हम लोग जान रहे हैं क्या कि लंब और कर्ण की ही बात करनी है, क्योंकि लंब का मान पता है और कर्ण का हम लोगों को ज्ञात करना है। और लंब और कर्ण का रिलेशन किससे होता है, साइन थीटा से होता है। तो साइन थीटा का मान यहाँ भी हम लोग निकाल लेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा, लंब हम लोग का क्या दिया गया है EF दिया गया है
और कर्ण हम लोगों का क्या दिया गया है, डी और एफ। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चों। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान क्या दिया गया है, यहाँ पर थीटा का मान इस बार दिया गया है 60 अंश। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे साइन 60 डिग्री बराबर ई एफ का मान हम लोगों को दिया गया है 3, तो बच्चों 3 रख लेंगे। और हम लोग को डी और एफ का मान हम लोग को पता करना है, तो हम लोग उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ से बच्चों साइन 60 का आप लोगों को सभी को मान पता होगा, क्या होता है, √3/2 होता है साइन 60 का मान। बराबर का चिन्ह लगा है तो बराबर लगा देंगे, 3 लिखा है तो ऊपर 3, और डी एफ का मान हम लोगों को पता करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब बच्चों हम लोग जो है यहाँ भी तिरछा मिर्छा गुणा कर लेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, √3df, और बराबर का चिन्ह लगा तो बराबर लगा दिए, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ से हम लोग को 6 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों अब देखिए हम लोग को डी एफ का मान निकालना है, तो इसको हम लोग बराबर के एक तरफ रोकेंगे और बाकी जो संख्या है उसको बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं √3 जो है डी एफ के साथ में गुणे में है, तो जब ये बराबर के उस पार जाएगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को डी एफ बराबर क्या मिल जाएगा, 6, और ये भाग में होगा तो 6/√3 मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर डी एफ बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, 6/√3। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जब कोई भी संख्या हर में अंडर रूट के अंदर आ जाती है तो हम लोग क्या चाहते हैं कि अंडर रूट हर से जो है हट जाए। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर से हट जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या का परिमेयीकरण करते हैं या रेशनलाइजेशन करते हैं। तो परिमेयीकरण करने के लिए बच्चों जो हर में संख्या होती है उसी का एक बार अंश में और एक बार हर में गुणा करते हैं। आइए मैं आप लोगों को लिख कर दिखाता हूँ। देखिए 6/√3 ये तो पहले से था, ऊपर जो है √3 का गुणा कर देंगे और नीचे भी √3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, डीएफ बराबर मिल जाएगा 6 का √3 में गुणा होगा तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 6√3, और नीचे जो है √3 का √3 में जब गुणा होगा तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर जो है 3 मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था। कैसे होता है बच्चों, ये जो 3 के पावर अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब होता है बच्चों पावर 1/2 या आधा। ठीक है, तो जब आधा पावर वाला और आधे पावर वाले के साथ में गुणा होता है 3 दोनों, तो दोनों पावर जुड़कर जो है आधा आधा और 1 हो जाता है। ठीक है, तो 3 के पावर 1 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर 3 ही रहेगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डी एफ बराबर क्या पाते हैं, देखिए 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे और 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ से कट जाएगा 6, यहाँ से हम लोग को मिलेगा 2√3। ठीक है, इस तरीके से बच्चों जो है डी एफ का मान हम लोग क्या पाए हैं, 2√3 पाए हैं, और यही हम लोगों का जो है, यही हम लोगों के जो बड़ी वाली फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई का मान है। ठीक है, ये 2√3 मीटर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को बच्चों ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों का अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है आगे दिया गया है। हर प्रश्न की तरीके से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भूमि पर कोई एक बिंदु है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये भूमि है, ये भूमि है, और यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया। ठीक है, भूमि के कोई बिंदु पर, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30, जैसे बच्चों यहाँ पर कोई मीनार दी गई है, मीनार दी गई है, ये क्या है आप लोगों की मीनार है। ठीक है, मीनार, मीनार के पाद बिंदु, देखिए पाद का मतलब होता है बच्चों पैर। ठीक है, पैर, यानी मीनार का जो पैर वाला बिंदु है यानी निचले का जो हिस्सा है उस बिंदु से, और जो भूमि पर यह बिंदु दी गई है, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूं। देखिए भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु ले लिया जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार ये हो गई, इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये बिंदु जो है ये 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी इस बिंदु से क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, यानी इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मैंने आप लोगों को बच्चों अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम लोग जो है नीचे या सामने अपने क्षैतिज रेखा पर देख रहे होते हैं, सामने क्षैतिज रेखा पर, और अपनी निगाह को ऊपर बढ़ाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपने दृष्टि को जो है ऊपर बढ़ाते हैं, तो तब जो कोण बनता है, यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो हम लोग का क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। तो वही बच्चों यहाँ पर जो है ये दृष्टि रेखा आप लोगों की हो जाएगी और ये क्षैतिज रेखा, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है बच्चों उन्नयन कोण, यही जो है ये यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोगों को मीनार की जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है ये।
आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग जो है हमेशा की तरीके से इसका पहले नामकरण और ये लिख लेते हैं कि आधार, लंब और कर्ण क्या है। ठीक है, देखिए नाम यहाँ पर ABC। बच्चों ये भी जो है हमेशा की तरीके से क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यानी इसका एक कोण जो है 90 अंश का हो गया, यही सबसे बड़ा कोण है। और इसके सामने की जो भुजा होगी वो होगी कर्ण। ठीक है, ये हम लोगों का कर्ण हो गया। और उसके बाद में बच्चों जिस कोण की हम लोग बात कर रहे होते हैं उससे ठीक संलग्न भुजा जो होती है वो हम लोग की क्या होती है, आधार होती है। इसका मतलब ये आधार हो गया। और जिस कोण की बात कर रहे होते हैं उसके ठीक सामने की भुजा जो होती है वो होती है लंब। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों, हम लोग को सभी भुजाओं से नहीं मतलब है, हम लोग को क्या निकालना है, पहले ये हम लोग देख लें, मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी हम लोग को ये लंब निकालना है। और हम लोग को आधार जो है पहले से पता है, यानी हम लोग को ऐसी त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करना है जो लंब और आधार से संबंधित हो। ठीक है, बाकी और हम लोगों को किसी भी अन्य से मतलब नहीं है। तो मैंने आप लोगों को याद करने की एक ट्रिक बताई थी, त्रिकोणमिति अनुपातों को LAL बटे KA। ठीक है, यहाँ पर जो है L माने लंब होता है, A से आधार और K से कर्ण होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लंब और आधार का रिलेशन किससे है, इस वाले से है, लंब और आधार का। और ये हम लोगों का tan थीटा का मान होता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हम लोग इस प्रश्न में क्या लगाएंगे, tan थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABC में। ठीक है, यानी इस त्रिभुज में देखना ABC में। ठीक है, क्या देखना है बच्चों, tan थीटा बराबर हो जाएगा हम लोगों का लंब बटे आधार। लंब क्या दिया गया है, BC दिया गया है, और आधार क्या दिया गया है बच्चों हम लोगों का AB। ठीक है, इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, थीटा का मान जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, 30 अंश दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर 30 अंश लिख देंगे। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा BC, क्योंकि BC का मान नहीं पता है इसलिए बच्चों हम लोगों ने इसको ऐसे रख दिया है। और AB लिखा है देखिए यहाँ पर, तो AB का मान जो है हम लोगों को 30 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग जो है 30 लिख लेंगे। ठीक है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए tan 30 अंश का क्या मान होता है बच्चों, 1/√3 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे, 1/√3 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर लगा दिए। BC नहीं पता है तो BC ऐसे ही रहने देंगे, और 30 यहाँ पर लिखा गया है तो 30 को लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों को BC का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका मान निकालना होता है उसको हम लोग बराबर के एक तरफ अकेले ही छोड़ देते हैं, बाकी सभी संख्याओं को या कुछ भी लिखा होता है उसको हम लोग बराबर के दूसरी तरफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर BC को हम लोग यहीं रहने देंगे, और 30 जो है ये बच्चों उसको हम लोग बराबर के इस पार भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 30 जो है ये भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, एक के साथ में 30 का गुणा होगा तो 30 ही हो जाएगा। और नीचे √3 पहले से दिया है बच्चों, तो √3 यहाँ पर नीचे बराबर का चिन्ह है, और यहाँ पर BC केवल अकेला ही रह जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, चाहते तो हम लोग BC का मान यही पता चल गया है, छोड़ देते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जब हर में जो है बच्चों डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली कोई संख्या आ जाती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हर से जो है अंडर रूट हटा देते हैं। ठीक है, तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका परिमेयीकरण करते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन करते हैं। यहां से क्या होगा बच्चों, 30/√3 जो है हम लोगों को दिया गया है, और परिमेयीकरण करने के लिए बच्चों जो नीचे रूट वाली संख्या होती है उसी का एक बार ऊपर गुणा करते हैं और उसी का एक बार जो है नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, बराबर में हम लोगों का BC पहले से है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ऊपर 30√3 हो जाएगा, ये इसके अंदर क्यों नहीं जाता बच्चों, या √3 जो है बाहर क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि ये जो है एक रूट वाली संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, और ये जो है एक ऐसे ही संख्या पूर्णांक है, तो ये दोनों ऐसे ही गुणा होंगे, यानी इसके अंदर ये नहीं जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ लिए होंगे। अब देखिए, √3 का √3 में गुणा होगा तो बच्चों यहाँ से हम लोग को 3 मिलेगा। मैंने आप लोगों को पहले भी समझा दिया है कि अगर कोई भी संख्या 2 × 2 होती है तो उसको हम लोग 2 के पावर 2 लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जब बच्चों दो संख्या आपस में गुणे में होती है तो उनके पावर जो है जुड़ जाते हैं, यानी इसका पावर 1 और इसका पावर 1 आपस में जुड़ के पावर 2 हो गया। इसी तरीके से बच्चों अगर √3 लिखा गया है, √3 × √3 लिखा गया है तो ये हो जाएगा 3 के पावर 1। ये कैसे, तो बच्चों जो रूट होता है उसका मतलब होता है पावर आधा, यानी पावर या घात जो है वो आधी होती है। यानी यहाँ से क्या होगा, 3 के घात आधा, फिर गुणे में, फिर 3 के घात जो है आधा। तो बच्चों जब ये दोनों गुणे में है तो इनके भी घात जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 2 लिखा है, ये भी जुड़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जोड़ा था तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, 3 के घात 1। ठीक है, आधा आधा क्या होता है 1। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग को क्या मिला है, 3 मिला है। ठीक, और यहाँ पर BC हम लोगों को ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे और 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे। इस तरीके से ऊपर जो है हम लोग को 10√3 मिल गया, और बराबर BC जो है ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों जो है हम लोग को BC का मान 10√3 मिल गया।
और ये इसकी इकाई क्या होगी बच्चों, इसकी इकाई होगी मीटर, क्योंकि मीटर में ये दिया गया है तो ये मीटर में होगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बच्चों ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा की तरीके से इसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है बच्चों, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक पतंग है जो उड़ रही है और जिसकी ऊंचाई जमीन से भूमि से जो है 60 मीटर है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी जो पतंग की डोरी है बच्चों, उसको थोड़ी देर के लिए जो है जमीन पर एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यहाँ पर हम लोग को क्या समझ में आया बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग आगे लिखते हैं। देखिए कोई एक पतंग है, ठीक है, ऐसे बच्चों ये जो है उड़ रही है। ठीक है, और ये कितनी ऊंचाई पर है, यहां से ऊंचाई हम लोग देख रहे हैं। देखिए ये जमीन से जो इसकी ऊंचाई सीधी सीधी ऊंचाई जो है ये कितनी है बच्चों, 60 मीटर है। ठीक है, ये जमीन है और इसकी ऊंचाई यहां से जो है 60 मीटर है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए। और उसके बाद में क्या कहा गया है बच्चों, ये जो है भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है अस्थायी। ठीक है, भूमि से बांध दिया गया इसकी डोरी को और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का। देखिए बच्चों ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि है और इसकी जो डोरी है इसका भूमि से झुकाव कितना है, 60 अंश का है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये 60 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं। बच्चों ये डोरी जो है बिल्कुल भी ढीली नहीं है, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं, एकदम टाइट बंधी है। ठीक है, डोरी की लंबाई ज्ञात करिए, यानी ये हम लोगों को पता करनी है डोरी की लंबाई जो है कितनी है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमेशा की तरीके से एक समकोण त्रिभुज बन गया है और यहाँ पर जो है ये एक इसका 90 डिग्री कोण है या 90 अंश का कोण है। तो इसके ठीक सामने वाली भुजा हम लोगों को क्या मिलेगी, ये है कर्ण है। और यही जो कर्ण है बच्चों, यही हम लोगों के पतंग की डोरी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई क्या दी गई है, जमीन से 60 मीटर सीधे सीधे दी गई है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो कोण हम लोग देख रहे होते हैं बच्चों, उससे ठीक जो एडजेसेंट साइड होती है यानी संलग्न भुजा, उसको हम लोग आधार मानते हैं। तो यहाँ पर आधार लिख देंगे और इसके इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है ये होती है लंब। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे और इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं बच्चों, देखिए हम लोग केवल उन्हीं भुजाओं की बात करेंगे जिसको हम लोगों की जरूरत है या जिसकी हम लोगों को जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को कर्ण का मान पता करना है और लंब का मान पहले से पता है, यानी इसी दो भुजा से हम लोगों का काम चल जाएगा, इस भुजा की बात नहीं करनी है। ठीक है, तो बच्चों लंब और कर्ण का जो है साइन के किस अनुपात से जो है, तो बच्चों लंब और कर्ण का त्रिकोणमिति के किस अनुपात से पता चलता है, हम लोग जानते हैं इसको LAL बटे KKA। ठीक है, तो लंब और कर्ण का जो है संबंध बच्चों ये है इससे है, यानी ये हम लोग का साइन थीटा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है साइन थीटा लगा देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, हम लोग का लंब क्या दिया गया है, BC दिया गया है, तो BC और कर्ण क्या दिया गया है, AC, तो AC लिख देंगे, BC बटे AC लिख दिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो है थीटा का मान हम लोग को क्या दिया गया है, 60 अंश दिया गया है पहले से, तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन 60 डिग्री बराबर लिखा तो बराबर BC का मान बच्चों हम लोग को 60 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 60 लिख देंगे और AC का मान नहीं दिया गया, यही हम लोग को पता करना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे। बीच में बराबर का चिन्ह बराबर लगा दिए, ऊपर 60 लिखा है तो 60 लिख दिए और नीचे AC लिखा है, तो बच्चों हम लोग AC को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसका मान पता नहीं है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं बच्चों कि हम लोगों को AC का मान पता करना है। ठीक है, तो AC को हम लोग एक तरफ रोक देंगे और बाकी सभी को दूसरी तरफ कर देंगे। ठीक है, बराबर के। ऐसा करने के लिए इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, AC का √3 में गुणा होगा तो यहाँ से मिलेगा √3 AC। आप लोग इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, √3 को AC के आगे लिखें चाहे पीछे लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए 60 का 2 में गुणा होगा बच्चों, तो हम लोग क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे यहाँ से। अब देखिए इधर देखते हैं। ठीक है, AC को हम लोगों को बराबर के एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देना है, तो यहाँ पर AC ऐसे ही रहने देंगे। देखिए √3 इसके साथ में गुणे में है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा बच्चों 120 और ये भाग में होगा तो √3 बटे में। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग को AC का मान पता चल गया है, लेकिन बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरीके से क्या करेंगे, √3, क्योंकि जो है हर में है यानी रूट में है, तो बच्चों हम लोग हर वाली संख्या अगर रूट में होती है तो उसको क्या करते हैं, उसका परिमेयीकरण करते हैं और रूट हटा देते हैं। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर AC मिल जाएगा, AC बराबर 120 बटे √3, और बच्चों जो हर में √3 है उसी का एक बार ऊपर गुणा कर देंगे और एक बार नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से क्या मिलेगा, 120 और यहाँ पर √3 मिलेगा। नीचे बच्चों हम लोगों को √3 का गुणा √3 में होगा, मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, केवल 3 मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग का AC का मान होगा। अब देखिए 3 का पहाड़ा एक बार और 3 का पहाड़ा 40 बार पढ़ेंगे या 4 बार और 0 उतार लेंगे, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, 40√3, यानी AC का मान बच्चों इस तरीके से हम लोग को 40√3 जो है मिल गया है। और ये मान किस में होगा, मीटर में, क्योंकि यहाँ पर जो इकाई दी गई है वो मीटर में दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जो ये डोरी की लंबाई है जो पतंग से बंधी हुई है, ये कितनी है, 40√3 मीटर है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके बचे हुए सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा और लाइक भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।